हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। और हम लोग इसमें सीखेंगे कि पास्ट टेंस, क्लॉज, जो जो ज़रूरत होती है एक लिटरेचर को समझने का, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने का, जहाँ जहाँ पर उस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको देता चलूँगा। तो शुरू करते हैं। Which US president is known as the father of the United States of America? किस यूएस प्रेसिडेंट को जाना जाता है? इज नोन क्या है? पैसिव है। नोन न्यू नोन। एज एज प्रिपोजिशन है। एज प्रिपोजिशन का मतलब होता है के रूप में। ठीक है। फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फादर फिगर थे, एक तरह से उसके माने पिता थे। जैसे हम लोग इंडिया में फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी है। उसी तरह से यूएसए में क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि किस प्रेसिडेंट को जाना जाता था फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। मेरा पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम लोग वाट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? विच की जगह पर वाट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि विच की जगह पर वाट आएगा कि नहीं। No one deserves title the father of the United States of America more than George Washington, comma, a highly respected hero of the American Revolution and one of the founders of the nation. चलिए, कोई नहीं डिजर्व करता है क्या टाइटल को? टाइटल क्या था? टाइटल का नाम था द फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई भी डिजर्व नहीं करता था टाइटल को। कोई भी डिजर्व ज़्यादा नहीं करता था। नो वन डिजर्व्स मोर देन जॉर्ज वाशिंगटन। कोई भी ज़्यादा डिजर्व नहीं करता था जॉर्ज वाशिंगटन से टाइटल को। टाइटल का नाम था द फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद अ हाईली रेस्पेक्टेड हीरो, एक अति प्रतिष्ठित हीरो थे ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। जो अमेरिका का रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन क्रांति जो हुआ, उसके बहुत बड़े हीरो थे। एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द नेशन, और जो अमेरिका बना बाद में आज़ादी के बाद, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। चलिए आगे आते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन was one among the leaders who united the 13 colonies and led the war for independence from Great Britain. जॉर्ज वाशिंगटन वाज वन, एक थे, एमंग द लीडर्स, बहुत सारे नेताओं में से एक थे, जिन्होंने लीडर्स के लिए आया है हु यूनाइटेड द 13 कॉलोनीज, जिन्होंने 13 जो कॉलोनीज थी ब्रिटिश के अधीन में, तीनों को क्या किया? एक किया। और एक करके क्या किया? एंड देखिए कंजंक्शन है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोला जाता है। एंड लीड द वार फॉर इंडिपेंडेंस, और लीड का पास्ट होता है लेड, और उसका क्या किया? नेतृत्व किया। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। किसके? ग्रेट ब्रिटेन से। और वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किससे था? तो ग्रेट ब्रिटेन से था। He was also instrumental in building the framework of the government for the new United States of America upon Republican principles, during the latter decades of the 18th century. चलिए आगे। He was also instrumental. वो इंस्ट्रूमेंटल थे। इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या? कि सहायक थे। किसमें? ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जब भी आता है तो भी फॉर फॉर्म में आता है। फ्रेमवर्क बनाने में, गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क बनाने में न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, कि गवर्नमेंट किस तरह की बनेगी, उसका किस तरह का ढांचा होगा, किस तरह का स्वरूप होगा, उसको इंस्ट्रूमेंटल थे, काफ़ी उसमें सहायक थे। और जो वो सरकार बनेगा किस प्रिंसिपल पर बनेगा? तो अपॉन रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स। रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स, जो एक रिपब्लिक होने के लिए का, जो किसी भी देश को रिपब्लिक बनने के लिए जो
प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पर अमेरिका एक नेशन बनेगा। और ये कब हुआ घटना? ड्यूरिंग द लैटर डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी के बाद के दशकों में ये हुआ है। ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन है, दरम्यान होता है कि इस दरम्यान एक घटना हुई। तो 18th सेंचुरी के बाद के दशकों में ये घटनाएं हुई। कौन घटनाएं? तो ये सारी चीजें। ही सेट एंडोरिंग प्रेसिडेंट्स फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग द टाइटल मिस्टर प्रेसिडेंट। जैसे देखिएगा, ही सेट, उन्होंने सेट किया। एंड्योरिंग मतलब होता है एक चिरस्थायी, जिसको काफी लंबे समय तक फॉलो किया जाता है। और अमेरिका में आप देखिए कि आज भी उस चीज को फॉलो किया जाता है। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि इस तरह की चीज में ये काम करना है या इस चीज को इस तरीके से करना है। तो आप प्रेसिडेंट देखते हैं कि हाँ, पहले ये चीज इस तरह का स्थिति अगर होता है तो ये करना है, पहले भी इस तरह का स्थिति आया था तो इसी तरह का किया गया था और बेस्ट सॉल्यूशन था उस तरीके करने का। तो उन्होंने उस तरह का काम किया कि ही सेट एंड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स, एक चिरस्थायी उदाहरण सेट किया फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, इंक्लूडिंग द टाइटल, जिसमें उसमें एक टाइटल था जो बोला जाता था मिस्टर प्रेसिडेंट। अमेरिका के राष्ट्रपति को आप भी देखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सुनिएगा तो उसमें होता है कि जब पत्रकार पूछते हैं तो नाम से नहीं बोला जाता है, मिस्टर प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो ये जो परंपरा है जॉर्ज वाशिंगटन अपने समय में ही सेट करके गए थे, जो आज भी अमेरिका में फॉलो किया जा रहा है। बॉर्न इन ए प्लांटर फैमिली इन वर्जीनिया इन 1732। अब जॉर्ज वाशिंगटन वाज बॉर्न, जॉर्ज, जैसे यहाँ पर बॉर्न क्या है? वर्ब है। बॉर्न हमेशा देखिएगा पैसिव सेंस में यूज होता है, एक्टिव में यूज नहीं होता है, पैसिव सेंस में यूज होता है। जॉर्ज वाशिंगटन वाज बॉर्न इन ए प्लांटर फैमिली इन वर्जीनिया इन 1732। हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म हुआ था प्लांटर फैमिली में, माने किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था वर्जीनिया में 1732 ईस्वी में। और जॉर्ज वाशिंगटन वाज रेज्ड टू बिकम ए वेल मैनर्ड वर्जीनियन जेंटलमैन विथ ऑल द, यहीं तक हम लोग देखते हैं। तो जॉर्ज वाशिंगटन को पालन पोषण करने का होता है, रेज करना मतलब कि पालन पोषण किया गया था। वाच भीतरी है मतलब कि पैसिव दे रहा है, पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग जाएगा। तो पालन पोषण किया गया था, इस तरीके से किया गया था कि टू बिकम अ वेल मैनर्ड मतलब एक अच्छा परंपरावादी, अच्छा आचरणवादी जो था वर्जीनियन जेंटलमैन बने। उस समय जो भी वर्जीनियन जेंटलमैन बनने का वर्च्यू था कि इस तरीके का एथिक्स होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, तो उस सारी चीज़ों को सीखे वो इस तरह से उनका पालन पोषण किया कि वर्जीनियन जेंटलमैन बने विथ ऑल द मोरल वैल्यूज ऑफ द टाइम। तो जितने भी मोरल वैल्यूज थे उस समय के, वो सारी चीज़ें उनमें उस समय थी, इस तरीके से उनका पालन पोषण किया गया था। चलिए, ही इवन सर्व्ड विद द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर्स। अब देखिए, अगर हम इवेंट को हटा देते हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि ही सर्व्ड विद द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर्स। उन्होंने सर्व किया था ब्रिटिश आर्मी के साथ फ्रेंच और इंडियन वॉर्स में। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? के द्रव्यमान या किस समय। तो यहाँ पर फिर इवेंट लिखने का क्या मतलब बनता है? तो इवेंट लिखने का यहाँ, इवेंट एक तरह से यहाँ एडवर्ब है, क्योंकि ये सर्व को मॉडिफाई कर रहा है। सर्व क्या है यहाँ पर? वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई जो करेगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो उन्होंने सर्व, ये आश्चर्य व्यक्त करने के लिए करा है कि वो ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़े भी, लेकिन उससे पहले वो ब्रिटिश आर्मी में सर्व भी किए थे। तो इवन अगर वर्ब के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कहीं भी अगर आपको आता है इवन वर्ब के आगे एडवर्ब के रूप में, तो आपको समझना है कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है वहां पर। आश्चर्य आपको लगेगा अरे ये ऐसा भी हुआ था, तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है, ठीक है। बाय 1775 1775 तक आते आते हम लोग अगर बोलें कि 2020 तक, तो बाय 2020 माने इसका मतलब कि 2020 के खत्म होने तक, ठीक है। तो इस तरह से द कॉलोनीज वेयर अपसेट विद द ब्रिटिश। 1775 होते होते कॉलोनीज अपसेट थे ब्रिटिश से, एज दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टैक्सेस। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है।
एक तो पास्ट का कॉन्सेप्ट है, एक क्लॉज का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ठीक से देखेंगे। द कॉलोनीज वर अपसेट, कॉलोनीज अपसेट थे। एज को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए कि एज यहाँ लिखा गया है। दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टैक्सेस, ये पास्ट में है, ये पास्ट इंडिफिनिट में है। ठीक है, हम लोग को सेंटेंसेस किस तरह से लिखना है, इसका मतलब क्या है कि हैड है, दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टैक्सेस, उनको पे करना पड़ता था बहुत ज़्यादा टैक्स। और तो ये क्या हो गया, द कॉलोनीज वर अपसेट विद द ब्रिटिश, तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था तो उससे क्या हो गया, अपसेट हो गया। तो पहले घटना क्या हुआ था, टैक्स पे करने वाला घटना हुआ था ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या किए, पास्ट परफेक्ट में यूज किए हैं। और उसके बाद जो घटना हुआ उसको क्या किए, पास्ट इंडिफिनिट में यूज किए। और एज यहाँ पर क्या है, तो एज कंजंक्शन है जो कि रीजन बता रहा है कि अपसेट होने का रीजन क्या था, वाई दे वर अपसेट। तो अपसेट इसलिए थे चूंकि एज क्या बताता है, कारण बताता है, और एज से इसी को हम लोग क्लॉज कहते हैं। ये देखिए एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब आता है, हम लोग इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है, तो इसमें एक क्लॉज भी है और हम लोग टेंस का भी कॉन्सेप्ट था और क्लॉज का भी कॉन्सेप्ट था। एज का इस्तेमाल किस लिए होता है, जब प्रिपोजिशन के रूप में आता है तो के रूप में आता है। एज यहाँ पर आ रहा है कंजंक्शन के रूप में, तो रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। चलिए आगे आते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन वाज प्रेजेंट एट द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। जॉर्ज वाशिंगटन क्या थे, उपस्थित थे जब कॉन्टिनेंटल कांग्रेसेस होता था या हो रहा था। When leaders came together to discuss what could be done, उस समय लीडर्स जब उपस्थित थे उस समय लीडर्स क्या है, साथ में आए डिस्कस करने के लिए। व्हाट कुड बी डन, क्या किया जा सकता था, क्या किया जा सकता है, मतलब ये पास्ट में थी कि क्या करना चाहिए या क्या हो सकता था, उसको डिस्कस करने के लिए आए। और आए तो उस समय उपस्थित कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन भी उपस्थित थे। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, टू डिस्कस। डिस्कस क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन वगैरह होता है, प्रोनाउन होता है। वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए कि वर्ब के बाद जो आ रहा है व्हाट कुड बी डन, ये भी ऑब्जेक्टिंग है और इसको हम लोग बोलते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है, या तो नाउन आए या नाउन फ्रेज आए या नाउन क्लॉज आए। ऑब्जेक्ट के रूप में तो नाउन प्रोनाउन वगैरह ही आ सकता है। तो हम लोग क्या किए, व्हाट कुड बी डन क्या है, नॉन क्लॉज है। आगे आते हैं। ए कॉलोनियल आर्मी वाज फॉर्म्ड, कॉलोनियल आर्मी को गठन किया गया। कॉलोनियल आर्मी का वाज प्लस भी3 है, मतलब कि पैसिव मीनिंग दे रहा है। तो गठन किया गया, किस लिए किया गया, टू फाइट द ब्रिटिश। ब्रिटिश देखिए, टू फाइट के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, टू फाइट ब्रिटिश, किसी से लड़ना हो तो टू फाइट समबडी, तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो टू फाइट ब्रिटिश, ब्रिटिश से लड़ने के लिए एक कॉलोनियल आर्मी का गठन किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑफ 1774। और ये गठन किसके परिणाम स्वरूप हुआ, एज ए रिजल्ट का मतलब के परिणाम स्वरूप, तो जो कांग्रेस कॉन्टिनेंटल कांग्रेसेस तो अब 1774, 1775 और 1776 का हुआ, इन सब का परिणाम स्वरूप हुआ कि एक कॉलोनियल आर्मी का गठन किया गया ब्रिटिश से लड़ने के लिए। इस सारे कांग्रेसेस मतलब क्या होता है, समूह होता है, बहुत सारे नेता मिलकर डिस्कस करते, तो उसी को कांग्रेस आया, कांग्रेस वर्ड वहीं से आया है जनरली। जॉर्ज वाशिंगटन वाज आस्क्ड टू टेक द कमांड ऑफ द आर्मी। अब जॉर्ज वाशिंगटन को कहा गया, वाज भी3 है, मतलब कि यहाँ फिर पैसिव सेंस आ रहा है। जॉर्ज वाशिंगटन को बोला गया, कहा गया क्या करने के लिए, टू टेक द कमांड ऑफ द आर्मी, आर्मी का नेतृत्व करने के लिए, आर्मी का कमांड लेने के लिए। ही टू कमांड ऑन जुलाई 3, 1775। उन्होंने कमांड लिया कितनी तारीख को, 3 जुलाई 1775 को। एंड क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन जब आ रहा है तो उसके बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, एक नया सेंटेंस आएगा। दी वार लास्टेड फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स एट द 6 ईयर्स। वार कितने दिनों तक चला, 6 लंबे सालों तक चला, 6 सालों तक एक लंबा वार चला।
एट द एंड ऑफ विच, और जिसके अंत में he forced the British to surrender in Yorktown with some help from the French allies। और इस 6 साल के अंत होते होते उन्होंने क्या किया, ही फोर्स्ड किया, किसको, ब्रिटिश को। उन्होंने मतलब कि एक तरह से क्या किया कि इस स्थिति में ला दिया कि उनको सरेंडर करना पड़ गया ब्रिटिश को। यॉर्कटाउन शहर में वो सरेंडर किए, ब्रिटिश को सरेंडर करवाया, और उनमें उसका साथ मिला किससे, विथ सम हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच एलाइज। ये क्या है, ये भी फ्रेज है, नाउन फ्रेज इसको बोला जाता है, नाउन फ्रेज। और इसमें इनका साथ किससे मिला, तो फ्रेंच एलाइज से इनका कुछ साथ मिला। अब आगे आते हैं। इन 1783 द ब्रिटिश गेव अप देयर कंट्रोल ओवर द कॉलोनीज। 1783 ईस्वी में द ब्रिटिश किसके लिए आ रहा है, ब्रिटेन के लिए आ रहा है। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, अपना नियंत्रण त्याग देना। देयर कंट्रोल, अपना नियंत्रण को छोड़ दिया। ओवर द कॉलोनी, जो कॉलोनीज पर उनका नियंत्रण था उस पर क्या कर दिए, छोड़ दिए। एंड फिर एक, अब देखिए, एंड फिर आया कंजंक्शन, आया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अमेरिका बिकम अ फ्री कंट्री, अमेरिका एक आजाद देश बन गया। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड, वाज भीतरी, नया संविधान को अनुमोदित किया गया, अप्रूवल दिया गया, वाज अप्रूव्ड किया गया, स्वीकृत किया गया। When the time came to elect a president to the newly formed nation, the United States of America। अब देखिए, वेन को कुछ देर के लिए आप भूलिए और सेंटेंस यहां से पढ़िए। द टाइम केम टू इलेक्ट, समय आया क्या करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, ए प्रेसिडेंट किसके लिए, तो नया जो गठन हुआ था नेशन, जिसका नाम क्या था, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समय आया तो क्या हुआ, वाशिंगटन वॉज द मैन एवरीबडी ट्रस्टेड, वाशिंगटन जो आदमी थे जिसको हर लोग ट्रस्ट करते थे। अब वेन, अब देखिए वेन क्या है यहाँ पर, वेन कंजंक्शन है। कंजंक्शन है कि एक टाइम बताता है, टाइम वाला कंजंक्शन है कि ये कौन समय क्या हुआ। तो जब समय आया क्या करने का, प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का, तो ये क्या है, कंजंक्शन है। जिस समय या जब, इसको जब आया, द टाइम केम, जब समय आया, तो ये टाइम कंजंक्शन है। और यहां से यहां तक जो है क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। तो वाशिंगटन वाज द मैन एवरीबडी ट्रस्टेड, जब समय आया तो किस पर ट्रस्ट किया गया, वाशिंगटन पर। जॉर्ज वाशिंगटन सर्व्ड एज, देखिए फिर एज क्या आया, प्रीपोजिशन के रूप में आया। हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में ऊपर पढ़े थे कि कंजंक्शन के रूप में भी आता है। अब बोलिएगा कि कैसे पहचानेंगे कि कब प्रीपोजिशन आ रहा है, तो देखिए एज के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, दी प्रेसिडेंट आ रहा है, नाउन आ रहा है। लेकिन जब हम लोग कंजंक्शन करते थे, कंजंक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है जनरली। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है, हम लोग एज प्रीपोजिशन है। फॉर 2 टर्म्स जॉर्ज वाशिंगटन सर्व किया, सेवाएं दी प्रेसिडेंट के रूप में 2 टर्म्स का, फ्रॉम 1789 टू 1797, 1789 से 1797 तक इन्होंने सेवाएं दी। कुछ स्टार फैक्ट है। फाउंडिंग फादर्स जो अमेरिका के थे उसमें कौन कौन थे, जॉन एडम्स थे, सैमुअल एडम्स थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे, पैट्रिक हेनरी थे, थॉमस जेफरसन थे, जेम्स मैडिसन थे, जॉन मार्शल थे, जॉर्ज मैसन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। आर कॉमनली नोन एज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतने सारे लोगों को अमेरिका का फाउंडिंग फादर्स माना जाता है। अब बोलिएगा कि एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि सर ये तो पास्ट का है, तो हम लोग यहाँ पर आर लिख रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल है, इसको आज भी माना जाता है कि फाउंडिंग फादर्स वही थे। तो आप, हम लोग जानते हैं कि जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है उसका टाइम से कोई लेना देना ना होता है, उसके लिए सेंटेंस आता है, टेंस जो आता है वो सिंपल प्रेजेंट ही आता है, तो हम लोग इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच।